कुछ डाइवर्स को जब एक ठंडे भरे 60 फुट के तालाब के अंदर से एक फोन मिला तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतनी खुशी कि एक दूसरे को चूमने लगे। पर इतनी खुशी सिर्फ एक फोन के लिए। सुन के अजीब लग रहा है ना जी। वो फोन कोई मामूली फोन नहीं था जिसके लिए वो इतना खुश हो रहे थे। वो फोन एक एविडेंस था जिसको पुलिस कई दिनों से ढूंढ रही थी एक मर्डर के सिलसिले में। पर ये मर्डर किसका हुआ, विक्टिम कौन है, उसको मारा किसने और क्यों, ये सारे सवालों के जवाब का एविडेंस उस फोन में था। वेलकम टू बिफोर एंड बियॉन्ड। सैम के जॉर्ज नाम का एक शख्स जो अभी 59 इयर्स का है, केरला नेटिव का एक IT प्रोफेशनल था, वर्किंग इन बैंगलोर एंड द मिडिल ईस्ट। इसके अलावा सैम ने टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भी किया हुआ था कोट्टायम MG यूनिवर्सिटी से। साल 1994 में सैम की मुलाकात होती है जेसी से बैंगलोर में, जहां वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। जब जेसी ये बात अपने घर पर बताती है तो उसके घर वालों ने साफ साफ इनकार कर दिया। वजह, सैम पहले से शादीशुदा था और उसकी पहली पत्नी जिंदा भी थी और उन दोनों का एक बेटी भी है। तो अगर वो मैरिड था तो उसकी बीवी कहाँ है और उसके साथ क्यों नहीं थी? और उसकी वजह थी सैम का वुमनाइजिंग नेचर। सैम के इस वुमनाइजिंग फितरत के चलते उसकी पहली पत्नी तंग आकर सैम के जिंदगी से दूर चली गई अपनी बेटी को साथ लेके, क्योंकि उसे पता था कि जिस इंसान की फितरत ही ऐसी है वो इंसान एक बेटी का बाप क्या बनेगा। और सबसे बड़ी शॉकिंग की बात यह है कि जिस दिन उसकी बेटी पैदा हुई उसी दिन ही सैम ने जेसी से शादी कर ली। पर सैम के इस रेड फ्लैग को इग्नोर करते हुए जेसी सैम से शादी कर लेती है अपने परिवार के खिलाफ जाके। पर क्योंकि सैम और उसकी पहली पत्नी का डिवोर्स हुआ नहीं था तो जेसी और सैम की शादी को मान्यता नहीं मिली, क्योंकि उनका भी कोई फॉर्मल शादी नहीं हुआ था। बस एक दूसरे को खुश करने के लिए वो पति पत्नी बन गए। अब शादी के कुछ साल अच्छे से बीता और क्योंकि दोनों IT प्रोफेशनल थे तो दोनों ने डिसाइड किया कि मिडिल ईस्ट मूव करते हैं टू वर्क सम टाइम एंड अर्न मोर मनी। मिडिल ईस्ट के कई जगहों पे उन्होंने काम किया और पैसे भी कमाए। इसी बीच उन्होंने 3 प्यारे बच्चों को भी जन्म दिया। कुछ साल बाद अब वो सऊदी अरेबिया में रहने लगे, जहां से उनकी जिंदगी में फिर से दरारें पड़ना शुरू हुई। अब इंसान की आदत तो बदल सकती है पर फितरत नहीं। सैम का वुमनाइजिंग नेचर भी उभर आया और वो कई औरतों के साथ कैजुअल अफेयर्स करने लगा। इसको लेके माँ और पिता के बीच काफी ज्यादा लड़ाई होना स्टार्ट हो गया। बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस हुई। लड़ाई इस कदर बढ़ गई कि एक रोज दोनों फैसला करते हैं कि बच्चों के लिए इन्हें वापस फॉरेन से केरला आ जाना चाहिए, यहाँ पर सेटल हो जाना चाहिए और दोनों को अपनी परिवार संभालना चाहिए। अब केरला में सैम और जेसी ने बहुत मेहनत करके अपना एक घर बनाया था जहां ये दोनों अपने बच्चों के साथ रहते थे। इस घर को बनाने में ज्यादा हिस्सेदारी जेसी की थी, लेकिन दोनों के बीच अक्सर लड़ाइयां होना शुरू हो गई, क्योंकि जो रवैया सैम का सऊदी अरेबिया में था वही वो सेम यहाँ केरला में भी अपना रहा था। रोज नई लड़कियों को घर लेकर आता, अलग अलग लड़कियों के साथ घूमता। पति के ऐसे हरकत को देख दुनिया में किसी भी पत्नी को गुस्सा आएगा। जैसी फैसला करती है कि कैसे भी करके उसे अब सैम से डिवोर्स लेना है, इन दोनों को अलग हो जाना चाहिए, यही जेसी का फैसला था। इधर उनके बच्चों को जो बड़े हो चुके थे उन्हें समझ में आ रहा था कि उनके पिता किस नेचर का आदमी है। जो बाप अपने बच्चों से ठीक से बात नहीं करता, माँ को तंग करता रहता और सिर्फ अफेयर्स करने में बिजी हो, उसके पास रह के क्या ही करना। अपने बाप के इस बर्ताव के चलते बच्चे भी परेशान हो गए तो उन्होंने भी सोचा क्यों ना वो फॉरेन निकल जाएं और वहाँ जाके अपने जॉब या जो भी आगे का उनका करियर सेट करना है वो वहीं करे सुकून से। जैसे एक केयरिंग माँ होने के चलते अपने बच्चों के इस डिसीजन को अपनाती है। इधर सैम और जेसी की कहानी डिवोर्स में बदल के कोर्ट तक पहुँच गई और कोर्ट में सुनवाई हुई 2015 में, जहां बड़ी ही आसानी से कोर्ट जेसी को सैम से अलग कर देती है। इसके साथ साथ कोर्ट ने एक और फैसला सुनाया। वो ये था कि वो घर जहां सैम और जेसी रहते थे, क्योंकि उसको बनाने में ज़्यादा पैसा जेसी ने दिया है तो इसलिए कोई भी जेसी को उस घर से निकाल नहीं सकता। इस घर में जेसी और सैम एज एक्स बन के रह सकते हैं और इसीलिए इन दोनों ने आपस में फैसला किया कि इस बड़े से घर में दोनों रहेंगे, लेकिन अलग अलग फ्लोर पे। इन सब ड्रामा के बीच सैम ने एक और चौंका देने वाली हरकत की। उनके 3 बच्चे जो विदेश में जाकर सेटल हो चुके थे
वो जानते थे कि उनके पिता लड़कियों के आगे पीछे डोलते हैं और इसी बात की फिक्र को लेकर वो अक्सर अपने माँ से बातचीत भी किया करते थे। और जब सैम को पता चला कि उसके बच्चे विदेश में जाकर सेटल हो चुके हैं, क्योंकि उसे अपने बच्चों के लाइफ में कोई इंटरेस्ट था नहीं, तो टूरिज्म पर उसने पढ़ाई के लिए एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। 59 की उम्र में एक 59 साल का बुढ़ा आशिक बन के उस यूनिवर्सिटी में घूमने लगा, सबको ये बोल के कि वो शादीशुदा नहीं है, सिंगल है और एक अच्छे लाइफ पार्टनर की तलाश में है। और उसकी किस्मत इतनी अच्छी निकली कि वहाँ उसकी एक ईरानियन लड़की से अच्छी खासी दोस्ती बन जाती है। अब ये दोस्ती थी या प्यार या अफेयर या कुछ और, जो भी थी, वो कुछ इस हद तक बढ़ चुकी थी कि वो ईरानियन लड़की अब सैम के घर आने जाने लगी। अब लड़की के चक्कर में उसने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन उससे पढ़ाई हो नहीं पा रही थी। तो जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम आया तो वो कॉलेज और देश छोड़कर वापस फिर से केरला आ गया, अपने घर। पर इस बार सिर्फ अकेले नहीं, उस ईरानियन लड़की को साथ लेके। शॉकिंग, इजंट इट? पता नहीं वो ईरानियन लड़की भी कैसे कन्विंस हो गई। इस घर के फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ सैम रहता था, वहाँ वो और उसकी ईरानियन गर्लफ्रेंड रहने लगे। और ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी जेसी, जो अक्सर वहाँ पर अपना काम धंधा करती थी। जब से झगड़ा शुरू हुआ था, ये एक दूसरे के कमरे में ना जाते थे, ना एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। अब क्योंकि उस घर के अंदर आधी हिस्सेदारी जेसी की भी है और सैम की भी, तो सैम को लगा कि मेरी तो शादी टूट चुकी है, अब मैं जो चाहूँ, जैसा चाहूँ, जिसको लाऊं, मेरी मर्जी, ये मेरा भी घर है। वहीं पर जेसी को ये सारी आदतें बहुत बुरी लगने लगी, क्योंकि घर एक बहुत ही पवित्र मंदिर की तरह होता है, जिसे लोग अपने खून, पैसा और मेहनत से बनाते हैं, ताकि उनके सर पर एक छत हो और अपने परिवार की देखभाल उस घर में कर सके। ये सारी बात सोच के जेसी को बुरा लगता है कि इतनी सुंदर घर को सैम धीरे धीरे कोठी की तरह इस्तेमाल करने लगा। अब होता ये क्या है कि सितंबर 26 को जेसी अपने ग्राउंड फ्लोर के लिविंग रूम में बैठी थी कि तब उसने देखा कि सैम आज फिर से उस ईरानियन लड़की को लेकर अपने घर आ गया और इसी बात को लेकर वो सैम से बहस करने लगी। सैम उस ईरानियन लड़की को अपने कमरे में ऊपर जाने को कहती है, जिसके जाने के बाद वो और जेसी के बीच काफी बहस शुरू हो जाती है और सैम जेसी को उकसाते हुए उससे काफी सीरियस आर्ग्यूमेंट्स करने लगता है। और इसी बहस के बीच सैम ने अपने पॉकेट से मिर्ची स्प्रे निकाल के जेसी के चेहरे पर स्प्रे कर देता है। अब सवाल ये है कि सैम के पास वो मिर्ची स्प्रे पहले से क्यों था? इसका जवाब ये है कि जेसी का प्लान कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक प्री प्लान मर्डर था। उसे डिवोर्स के बाद घर का हिस्सेदारी, घर पर लड़की आने से जेसी के बहस, ये सब उसके मन में धीरे धीरे गुस्से को बढ़ा रहा था। वो बकायदा जेसी का मर्डर प्लान करता था, उसके लिए रेकी करता और हर एक चीज को परफेक्ट क्राइम करने की कोशिश करता। मर्डर के 15 से 20 दिन पहले सैम अपने घर से कुछ दूरी पे एक जंगलों वाले इलाके में आता है अपनी गाड़ी को लेकर। वहाँ पर एक एक इलाके का मुआयना करता है, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है। टूरिस्ट कहाँ पर ज्यादा ठहरते हैं, भीड़ कहाँ पर इकट्ठा होती है, कहाँ पे टूरिस्ट जाते नहीं, कौन से एरिया आइसोलेटेड है, ये सब चीज़ वो नोटिस करता है। सुबह से लेकर शाम तक 6 बजे के बाद वो इलाके में मौजूद रहता है, सिर्फ मुआयना करने के लिए। शाम के 6 बजे बाद जब अंधेरा छा जाता है और सारे टूरिस्ट वहाँ से चले जाते हैं, तो सैम वहाँ के लोकल लोगों से जानने की कोशिश करता है कि देर रात क्या यहाँ पे घूमना सही है, अंधेरा होने के बाद यहाँ कोई आता जाता है कि नहीं। जिस पर लोकल वाले कहते हैं कि अंधेरा होने के बाद ये इलाका काफ़ी सुनसान हो जाता है और खतरनाक भी, तो देर रात तक रुकना सही नहीं है। पर सोचने वाली बात यह है कि सैम ने यही स्पॉट को क्यों चुना। दरअसल 10 साल पहले जब सैम मिडिल ईस्ट या सऊदी अरेबिया से वापस केरला आया, तो यहीं पर बगल के एक ऑफिस में वो काम करता था, तो इस जगह से वो अच्छी तरह से वाकिफ था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि देर रात वहाँ पर कोई आता है कि नहीं। अब ये स्पॉट फिक्स हो गया। अब बारी थी बीवी को किसी तरह से उस्का कर, कुछ भी करके उसे झगड़ा करना और हीट ऑफ द मोमेंट में उसका मर्डर कर देना। इसी मकसद से वो अपने ईरानियन गर्लफ्रेंड को घर लाता है, जेसी के साथ उकसावे वाले झगड़े करता है और जैसे ही बहस होती है वो मिर्ची स्प्रे पहले से तैयार लेकर आया था और जेसी के मुंह पर मिर्ची स्प्रे मार देता है।
जेसी तिलमिलाती है अपने मुंह धोने के लिए और तुरंत अपने ग्राउंड फ्लोर के कमरे की तरफ भागती है अपना मुंह धोने के लिए। इसी बीच सैम जो वहाँ खड़े होकर ये सब सोच रहा है कि अगर उसने जेसी को स्ट्रैंगल किया तो उसका फिंगरप्रिंट जेसी के गले में मिल जाएगा और डीएनए सबूत जो पुलिस को आसानी से मिल सकता है वो उसके खिलाफ यूज हो सकता है। तो उसने टॉवेल से जेसी का गला घोंटकर उसे शांत कर देता है और लाश को उसी कमरे में बंद करके वापस वो अपने गर्लफ्रेंड के पास पहुंच जाता है। देर रात तक इंतजार करने के बाद लाश को कार के ट्रंक में भरकर उसी स्पॉट की तरफ निकल जाता है जिसको उसने लाश को ठिकाने लगाने के लिए चुना था, जो उनके घर से करीबन 60 किलोमीटर दूर था। उस जंगल के खाई से जेसी के लाश को वो नीचे फेंक देता है। लौटने के वक्त जेसी का जो 2 फोन है उसे वो तालाब के बीचों बीच फेंक देता है। घर वापस आके अपनी गर्लफ्रेंड, जिसे मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता, उसे बोलता है कि चलो हम मैसूर घूमने चलते हैं, जो उनके घर से 700 किलोमीटर दूर था, और दोनों मैसूर के लिए निकल पड़ते हैं। अब इसी बीच जेसी के बच्चे अपने माँ से बात करने के लिए उसके फ़ोन पर बार बार कॉल करने की कोशिश करते हैं, पर क्योंकि सैम ने फ़ोन तालाब में फेंक दिया था तो कॉल कनेक्ट ही नहीं हो पा रही थी। अगले दिन तक जब कॉल कनेक्ट नहीं हुआ तो बच्चों को बड़ी चिंता होने लगी अपने माँ के लिए। उन्हें पता था कि उनके पेरेंट्स के बीच सिचुएशन ठीक नहीं है। उनके फादर वैसे भी अय्याशी करते हैं जिसे उनके माँ को अच्छा नहीं लगता, तो कहीं दोनों में बात ज़्यादा बढ़ तो नहीं गई और उनके माँ को कुछ हो तो नहीं गया। घबरा के वो तुरंत केरला पुलिस को कांटेक्ट करते हैं और उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनके घर जाके एक बार देख आए कि उनकी माँ ठीक है कि नहीं। उसके बाद पुलिस तुरंत उनके घर गए और देखा कि घर पर ताला लगा हुआ है और सैम का नंबर पे कॉल करने पर सैम फोन नहीं उठा रहा। पुलिस का शक बढ़ने लगा क्योंकि बच्चों ने उन्हें अपने माँ बाप के झगड़े और तनाव के बारे में बताया था। पुलिस कॉल डेटा रिकॉर्ड सेल टावर लोकेशन के जरिए सैम को मैसूर से पकड़ लेती है उसके गर्लफ्रेंड के साथ, और जब पुलिस कस्टडी में उसकी खातिरदारी होती है तो सैम टूट जाता है और कन्फेस करता है कि हाँ, मैंने ही जेसी को मारा है और उसके बाद उसे खाई में फेंक दिया। फोन को मैंने तालाब में फेंक दिया, जिसे ढूंढने के लिए वो डाइवर्स काफ़ी मेहनत करते हैं, जो फाइनली उन्हें मिल जाता है। उस फोन को ढूंढना इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? क्योंकि उस फोन में बहुत सारी बातें और राज छुपी थी जो इस केस के लिए काफ़ी क्रूशियल था। सैम का वुमनाइजिंग हिस्ट्री, उसका मिडिल ईस्ट में ईरानियन लड़की से मिलना, उसे घर लाना, सैम और जेसी के बढ़ते तनाव, और सबसे इम्पॉर्टेंट और हैरान कर देने वाली बात सामने आई आफ्टर थॉरो इन्वेस्टिगेशन, वो ये था कि शायद सैम जेसी के बाद अपने बच्चों के भी मर्डर का प्लान बना रहा था। ये कैसा बाप है जो अपने ही बच्चों का मर्डर प्लान कर रहा था सिर्फ लड़की के चक्कर के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपका क्या ओपिनियन है और अगला केस कौन सा देखना चाहेंगे। प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन Instagram, ID in the bio or on the screen for more such short stories and a glimpse into behind the screen.